नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। देश के आम बजट का इंतजार हो रहा है। 1 घंटे बाद पेश होगा देश का आम बजट। तो अब से 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे देश का आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। कुछ ही देर में वित्त मंत्री संसद पहुंचेंगी और बजट से पहले कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें कि 10:30 बजे पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और उनका बजट भाषण लाइव होगा। और ये जानकारी आपको न्यूज़ 18 पर लगातार देखने को मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब महज 1 घंटे बचे हुए हैं जब देश का बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी। कुछ ही देर में वित्त मंत्री संसद पहुंचने वाली है। बजट पेश करने से पहले कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। में माननीय वित्त मंत्री जी का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा। और आम बजट से रेल यात्रियों को काफी उम्मीदें हैं। यात्रियों को भरोसा है कि इस बार टिकट की कीमत में राहत मिलेगी। दानापुर स्टेशन पर यात्रियों से बात की हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। आज आम बजट है और आज संसद में आम बजट पेश भी हो रहा है। ऐसे में लोगों की क्या राय है, ट्रेन यात्री, रेल यात्री क्या चाहते हैं, किस तरह का जो है उनको बजट में होना चाहिए, उनसे बात करते हैं। बजट पेश होने वाला है, क्या चाहते हैं रेल यात्री? अच्छा बजट पेश हो, जनता के लिए भला हो। जनता के लिए भला हो। ट्रेनें बिहार से कम है अभी, बहुत कम है, भाड़ा बहुत ज़्यादा है, भाड़ा कम करना चाहिए। भाड़ा कम करना चाहिए। रेल यात्री हम यही चाहेंगे सरकार से कि थोड़ा किराया में थोड़ा असुविधाएँ जो है तो और आधुनिक प्रकार से दिया जाए। रेल यात्री क्या चाह रहा है कि इस बार बजट में क्या हो? बजट ऐसे बहुत ज़्यादा हो गया है ट्रेन का, कुछ किराया कम होना चाहिए। ट्रेन का किराया कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है जाने आने के लिए। तो लोग जो है चाह रहे हैं कि किराया भाड़ा में कमी आए और जो पहले 500 में पहुंचते थे वो 2500 रुपया में पहुंच रहे हैं। सिकंदराबाद की बात करें तो यात्रियों का कहना है कि जो भाड़ा है वो कम से कम हो ताकि लोगों को सुविधा हो। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और आज संसद में पेश होने वाले आम बजट का कैमूर वासियों ने स्वागत किया है। बजट पर लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं। संवाददाता प्रमोद कुमार ने लोगों से बातचीत की है। हम भभुआ में हैं और एक चाय दुकान पर हैं जहां आज आम बजट पास होने वाला है। उसके लेके कैमूर जिलावासी आम बजट को लेते हुए क्या राय देते हैं और क्या चाहते हैं, हम सीधे जो है बात करेंगे। जो आज जो बजट जो पेश होने जा रहा है, किसान, मजदूर, आम गरीबों को ध्यान में रखते हुए उस बजट को लाया जा रहा है और हम समझते हैं नहीं, पूरी जनता, पूरी भारत की जनता समझती है कि निश्चित तौर पर वह बजट जो है लाभकारी होगा। जी, आप क्या चाहते हैं आज जो आम बजट? अरे आम बजट में गरीबों के लिए कुछ कल्याण हो, उसी के आम बजट होगा, आने तो खास बजट हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं, कैसा बजट हो? सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। मैं ये चाहता हूँ कि जो आम बजट देश में जो होने वाला है उसमें सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और इसमें स्टूडेंट को मानी हिस्सेदारी मिले और देश की समान शिक्षा व्यवस्था लागू हो ताकि गरीब अमीर सभी के बच्चे एक समान शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो यही इच्छा है कि सर्वसाधारण के लिए राहत का बजट हो, खास करके किसानों के लिए और दैनिक आवश्यकता की जितने उपभोग की वस्तुएं हैं, क्योंकि सर्वसाधारण का इसी से नाता है, तो इसमें काफ़ी इसको वरीयता दिया जाए और इसकी रेट जो है काफ़ी कम किया जाए।
तो आप जैसा सुन रहे हैं कि आम बजट जो आज लोकसभा में पास होने वाला है, उसके लेके कैमूर जिले के लोगों का अलग अलग राय है। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18, कैमूर। तो बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। खासकर अगर हम बात करें रेल यात्रियों की, तो रेल यात्री ये उम्मीद कर रहे हैं कि नई ट्रेनें चलेंगी, जिससे जो रेलवे परिचालन होगा वो काफी बेहतर होगा। साथ ही किराए में कटौती की भी उम्मीद की जा रही है और लोगों की मांग है कि रसोई गैस के बढ़ते कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। महिलाओं के लिए होम लोन सस्ता हो। महिलाएं काफी उम्मीद रख रही हैं, चूंकि वो ये मानती हैं कि वित्त मंत्री खुद एक महिला है, तो वो महिलाओं की दर्द को समझती हैं और वित्त मंत्री से युवा और छात्र उम्मीद करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए, शिक्षा को लेकर जो लोन दिया जाता है उसको सस्ता किया जाए और रसोई गैस जिसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उस पर जीएसटी बढ़ता जा रहा है, उसको कम किया जाए और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर राहत देने की कोशिश की जाए। लोगों की ज्यादातर यही मांग है कि टैक्स स्लैब में और ज्यादा छूट दी जाए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वित्त मंत्रालय और संसद में किस तरह की हलचल है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 घंटे बाद करीब बजट पेश होगा। 11 बजे बजट पेश होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर बजट पर चर्चा महाकवरेज जारी है और हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम इस बार बजट में क्या कुछ खास होगा, क्योंकि 11 बजे बजट पेश होना है और उससे पहले क्या कुछ बजट पर होगा हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, वीसी हैं, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। साथ ही हरीश्वर दयाल अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही शशांक भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है प्रशासनिक सुधार समिति झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपसे जानना चाहेंगे, इस बार सबकी नजर बजट पर खास तौर पर है और ऐसे में जिस तरीके से सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाए, उसके बाद किसानों का धरना प्रदर्शन और तमाम तमाशा खड़ा किया किसानों ने, क्या लगता है कृषि को लेकर इस बार के बजट में काफी कुछ खास होगा और सरकार एक अलग रूपरेखा तय करेगी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर? हाँ, सबसे पहले धन्यवाद, लेकिन एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का मेरे नाम है, जिसका मैं कुलपति हूँ। जी, चलिए इसमें कोई खास मैं जो समझता हूँ बजट का मुख्य उद्देश्य होगा कि कृषि में सम्मानजनक रोजगार बढ़ाने की तरफ सरकार का ध्यान होगा, ताकि हमारे युवाओं को हम कृषि में ज्यादा उनकी जो है इंटरेस्ट बढ़ा सकें। और जो इस समय सारी परेशानी है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो रखा है लक्ष्य 2022 तक, अब उस लक्ष्य में केवल 1.5 साल ही बचे हुए हैं, 2 साल जी। इसके लिए ही हमारा बजट रहेगा और बजट जो है रोजगारोन्मुख होगा किसानों के लिए, ताकि कृषि से हम ज्यादा रोजगार पैदा कर सकें। इसके लिए मैं चाहूंगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ जिसके ऊपर बहुत जोर रहेगा, पहला होगा सिंचाई के ऊपर, कि सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाएं और उसमें मेरे हिसाब से जो हमारे वेस्ट वाटर है उसका यूटिलाइज करके हम जो पत्ती पड़ी हुई जमीन है जहाँ पे हम नॉन फूड क्रॉप्स उगा सकते हैं उनको सिंचाई दें, जिससे हमारा वेस्ट वाटर भी यूटिलाइज होगा और साथ में हमारी नदियों में। चलिए आपके पास लौटेंगे रमेश चंद्र जी। गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। कभी कानून को ना मानने का काम करते इसी लोकसभा के सदन में, कभी ओवैसी ने राष्ट्रीय गान चलिए लगातार हम बयान भी सुनवाते रहेंगे। रमेश चंद्र जी बोलूं? जी 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 जी। दूसरे जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में हमारा रिवराइन एरिया है और फ्लड अफेक्टेड जो जोन्स हैं वहां पे सिंचाई की सुविधाएं बिल्कुल नहीं है और उन सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमारे विश्वविद्यालय ने तकनीकें विकसित की हैं। मैं चाहूंगा
कि इसके लिए भी जो सिंचाई पर जो प्रोग्राम बने उसमें उसके लिए एक अलग से योजना बनाई जाए। दूसरा जिससे हम रोजगार पैदा कर सकते हैं वो है हमारा फूड प्रोसेसिंग का। पूर्वी भारत हमारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का बहुत बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, जिससे किसानों को दाम अच्छे नहीं मिलते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरी इच्छा है कि, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट में फूड प्रोसेसिंग के ऊपर और ज़्यादा जोर होगा। बिहार जो है वो 35 लाख टन मक्का पैदा करता है, जिसका मात्र 7% ही प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री की बहुत ढेर सारी संभावना है। अगर उसमें हम सही ढंग से योजना बनाकर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दें तो किसानों को अच्छे दाम भी मिलेंगे और साथ ही साथ उसमें जो है रोजगार की संभावनाएं बहुत ढेर सारी विकसित होंगी। इसके अलावा जो हमारा किसानों की आमदनी दुगनी करने में हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा वो हो सकता है वो है एग्रो वेस्ट। मेरे विश्वविद्यालय में हम एग्रो वेस्ट से उसकी इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन के लिए हम तकनीकें विकसित कर रहे हैं, काफ़ी विकसित हुई भी हैं, और इससे हम सीधे किसानों की आमदनी 20% बढ़ा सकते हैं। तो मेरी उम्मीद होगी कि बजट से में हम एग्रो वेस्ट, चलिए, यानी कि कृषि क्षेत्र की बात करें तो काफी कुछ उम्मीदें हैं। हमारे साथ हरीश्वर दयाल भी जुड़े हुए हैं। हरीश्वर दयाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है कोरोना काल में ये बजट पेश हो रहा है, लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, पहले की अपेक्षा इस बार उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि उन तमाम उम्मीदों को देखते हुए सरकार इस बार बजट को पेश करने वाली है? 2021 का वर्ष अगर देखें तो उस समय में कोरोना के कारण जीडीपी देश का काफ़ी गिरा। पहले 2 क्वार्टर में आप देखें तो पहली बार 23.9% से इसमें गिरावट आई, दूसरी बार यह 7.5% से गिरावट आई। अगर पूरी अवधि को भी देखें तो करीब 1% इसका यह करीब 7.5% से पूरी 2021 की अवधि में 7.5% से यह डिक्लाइन करेगा। अभी का अगर इकोनॉमिक सर्वे देखें जो बजट के पहले आया है तो उसमें कहा जा रहा है कि देश एक वी शेप रिकवरी के तरफ बढ़ रहा है और इसका आर्थिक विकास दर करीब 11% होगा। अगर 11% होगा तो नॉमिनल ग्रोथ रेट करीब 16% के आसपास होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिर से काफ़ी अच्छी रिकवरी होगी रेवेन्यू में भी। तो 21-22 का वर्ष में मुख्यतः निवेश का वर्ष होना चाहिए जी। जो मैं सुन रहा था कि करों में रियायत मिले वगैरह, वो हमको लगता है कि इस बार सरकार को देने की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ज़्यादा सरकार निवेश करने की तरफ ध्यान दे। और वह हेल्थ सेक्टर हमारा पता चला कि उसमें काफ़ी सारे लैप्सेस हैं जो कोरोना के समय में कोरोना के संकट को झेलने के लिए बहुत सक्षम नहीं रहा। तो हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी निवेश होना चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र करीब 1 साल से पीछे हो गया है, चूँकि सारे जो शिक्षण संस्थाएं थे वो पूरी तरह से कार्य कर नहीं पाई। कुछ जगह ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहा था लेकिन उनकी क्षमता उतनी अच्छी नहीं रही। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी पुनः निवेश करने की काफ़ी ज़रूरत है और दूरस्थ शिक्षा को भी काफ़ी सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा का जो क्षेत्र है, ओल्ड एज पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट, इन सभी पर सरकार को निवेश करने की ज़रूरत है, इनका कवरेज बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ जो दर मिल रहा था, जो बेनिफिट मिल रहा था, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर अपने राज्य के लिए मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि झारखंड में नरेगा मजदूरी को बढ़ाने की ज़रूरत है। नरेगा मजदूरी अभी 194 रुपीज़ है, जो कि न्यूनतम मजदूरी दर से काफी कम है। तो इसको यानी कि उसको बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो मजदूरों का पलायन है वो रुके। शशांक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो मोदी सरकार है वो लोगों को आत्मनिर्भर, चलिए बड़ी खबर पहले रुक कर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त संसद पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है और उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी हैं। 10:30 बजे यानी कि करीब 20 मिनट बाद कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और ये तस्वीरें आप देखिए, चेहरे पर मुस्कान लिए वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री
दोनों ने इस बार के पिटारे को दिखाया, लेकिन खास बात यह है कि इस बार बजट के पिटारे में पेपर नहीं है, पेपरलेस बजट पेश हो रहा है और उसके अंदर टैब देख सकते हैं आप, और इसी के जरिए आज बजट पेश किया जाएगा। तो भारत में पहली बार पेपरलेस बजट की ओर बढ़ता हुआ, और आपको बता दें कि 11 बजे यह बजट पेश होना है और उससे पहले 10:30 बजे संसद में कैबिनेट की बैठक होनी है। तो लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कोरोना काल में तमाम एहतियात बरतते हुए, तमाम सावधानियां, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाथों में बजट का पिटारा लिए हुए, चेहरे पर मुस्कान, और साथ में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी। तो संसद भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री और अब से थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। उसके बाद 11 बजे से बजट का भाषण शुरू होगा। न्यूज़ 18 लगातार आपको बजट का भाषण सुनाएगा, बजट में क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो बताएगा। तो तमाम चीजों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। शशांक जी, आपका रुख करना चाहेंगे। मोदी सरकार आत्मनिर्भर बनाने पर खास तौर पर जोर दे रही है, तो क्या ऐसे में माना जाए कि इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और स्टार्टअप को लेकर कुछ खास बजट में हो सकता है, ताकि लोग जॉब पर डिपेंडेंट ना रहें, खुद को स्थापित करें? बिल्कुल, देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ सबसे बड़ी समस्या है पूंजी की लागत। जब तक ब्याज की दरें एक उल्लेखनीय स्तर पे नीचे नहीं की जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट नहीं मिलेगा। कारण उसका है कि अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से समझौते होते हैं, तो आप किसी भी इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा बाधित नहीं कर सकते। ऐसे में हमको अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको पर्याप्त प्रतिष्ठात्मक बनाना होगा, तब जाके उसमें जो हम वृद्धि दर चाहते हैं वो आ पाएगी। तो बजट में इसके उपाय किए जाने चाहिए। जो हमारे पहचाने हुए क्षेत्र हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उनको इंस्टेंट सब्सिडी देनी चाहिए या तकनीकी रूप से वो सुदृढ़ हों, उसके लिए उनको फंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उस फंड को टैक्स में छूट देनी चाहिए, ताकि हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की तरफ बढ़ें और हमारी पूंजी की लागत उद्योग की कम हो और हम वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धी बन सके। इसका एक बड़ा उदाहरण मोबाइल इंडस्ट्री को आप देख सकते हैं। भारत अभी दुनिया में दूसरे स्थान पे पहुंच गया है मोबाइल उत्पादन में। तो हमें एक एक इंडस्ट्री के लिए सोचना पड़ेगा कि हम इसको कहाँ सहायता कर सकते हैं कि वो वैश्विक स्तर पे स्पर्धी बने, और बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश किए आप समृद्धि का ना विस्तार कर सकते हैं, ना लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। एक बात और है, दुनिया लेकिन सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का एक मिथक जरूर है, लेकिन अगर आप डेटा निकालेंगे तो रोजगार देने में सर्विस सेक्टर का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए। असली मुद्दा लोगों की आय कैसे बढ़े, उनको जीविका कैसे मिले, वो कहीं से भी मिले, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इनके लिए राह बनाए ये बजट। चलिए एक बार फिर से हम रुख करते हैं। रमेश चंद्र जी हमारे साथ, उनके फसल की उचित कीमत नहीं मिल पाती, खासकर अगर हम सब्जियों को पैदा करने वाले किसानों की बात करें, तो आपको लगता है कि उनके लिए इस बार बजट में कुछ होना चाहिए? मुझे पूरी उम्मीद है इसके ऊपर कि इस बजट में ऐसे किसानों के लिए काफी कुछ रहेगा। और जैसा पहले भी बात हो रही है कि नहीं, हम जो है इस पे किसानों के लिए जो फूड प्रोसेसिंग का है, स्पेसिफिकली जैसा मैंने पहले भी कहा कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों के प्रोडक्शन के मामले में हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सबसे ज़्यादा, और जो हमारे छोटे किसान हैं वो इसे उगा रहे हैं। जरूरत यह है कि जो एफपीओज पे जोर दिया गया है उन एफपीओज को प्रोसेसिंग से जोड़ा जाए, ताकि हमारे किसान जो है लोकल लेवल पे ही प्रोसेसिंग कर सकें और वो प्रोसेसिंग की एक क्वालिटी मेंटेन रहे। इसी के साथ जो है मैं चाहूंगा कि स्पेशली अपने पूर्वी भारत के लिए किसी स्टार्टअप के जो फंड्स हैं उस फंड की व्यवस्था थोड़ी और अच्छी की जाए,
ताकि हमारे अभी पूर्वी भारत में किसी स्टार्टअप पे बहुत ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है वो शुरू हो। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि अपने पूर्वी भारत में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर भी खर्च काफी कम है जी। इस अनुसंधान और शिक्षा बजट को बढ़ाया जाए। जैसा एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई गई है वो, लेकिन वो सभी विज्ञान के लिए बनाई गई है, कृषि के लिए मैं चाहूंगा कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अलग से बनाई जाए ताकि हमारा जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा का जो बजट है उसमें एक सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी की जाए ताकि कृषि की जो नई तकनीकें हैं वो हमारे पूरी भारत को मिल सके। चलिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार हरीश्वर दयाल जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जाए कि कोरोना संकट काल की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर को काफी, चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद में नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद, करीब 10 मिनट बाद कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद 11 बजे बजट पेश होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और करीब 10 मिनट बाद यानी कि 10:30 बजे आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। बजट पर भाषण शुरू होगा जो आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार देखने को मिलेगा और इस भाषण के दौरान जो मुख्य बातें होंगी वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में, करीब 10 मिनट में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और हमारे साथ हरीश्वर दयाल जी जुड़े हुए हैं। हरीश्वर दयाल जी, अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कि कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर में होने वाली है, करीब 10 मिनट बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, तो उसमें क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल सकते हैं? बजट तो प्रिपेयर हो गया है, ये जनरल डिस्कशन होगा और जो कि बजट के अराउंड होगा, बजट पे नहीं हो सकता है क्योंकि बजट जब तक पार्लियामेंट में पेश नहीं करती हैं वित्त मंत्री तब तक यह बाहर किसी भी जगह इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। चलिए एक सवाल और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अगर बात करें हम बैंकिंग सेक्टर की तो कोरोना काल में इसको काफी नुकसान पहुंचा है, एनपीए काफी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, तो आपको लगता है कि सरकार बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकती है? हाँ, बैंकिंग सेक्टर क्या सारे क्षेत्र हैं जो कि इस समय में काफ़ी प्रभावित हुए हैं, तो अर्थव्यवस्था के रिवाइवल के लिए बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा सकती है। और दूसरा अगर देखें हम लोग तो जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज आया वह पैकेज भी मुख्यतः क्रेडिट बेस्ड था, फिस्कल सपोर्ट बेस्ड नहीं था। तो एक तो लग रहा है कि क्रेडिट बेस्ड होने के कारण बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होगी और दूसरा है कि इसमें भी चूँकि अब इकोनॉमी रिवाइव करने जा रहा है तो इसका फिस्कल जो पार्ट है, फिस्कल कंपोनेंट है, उसको और बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने में। चलिए हरीश्वर दयाल जी और रमेश चंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शशांक भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और बजट से पहले बजट पर लगातार हम बड़ी चर्चा करते रहेंगे। 11 बजे बजट पर भाषण शुरू होगा वित्त मंत्री का, जो हम आपको लगातार दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।